हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आर के प्रदेश पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में हिंदी ग्रामर। ये सभी कक्षाओं के लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? जो हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? संस्कृत, तुर्की, फारसी, अरबी। जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी हिंद शब्द का अर्थ क्या है? हिंद शब्द का अर्थ क्या है? भारत की भूमि, भारत के लोग, हिंद महासागर, भारतीय संस्कृत। जो हिंद शब्द का अर्थ होता है, यह भारत की भूमि है। ऑप्शन नंबर ए, भारत की भूमि। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की भूमि। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? भारत का साहित्य, हिंदी की भाषा, भारतीय व्याकरण, हिंदुओं का धर्म। जो हिंदी शब्द का अर्थ है, यह हिंद की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हिंद की भाषा। अगला प्रश्न, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई? भाषा शब्द की भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? गम, पट, क्री, भाष। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाष शब्द से हुई है। अगला प्रश्न, भाषा का सबसे सटीक परिभाषा क्या है? भाषा का सबसे सटीक परिभाषा क्या है? ए, ध्वनियों का समूह, अक्षरों का मेल, अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम, शुद्ध लेखन का कार्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है भाषा, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 का। अगला प्रश्न, भाषा एवं विचारों को जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाव एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उसे कहते हैं भाषा, लिपि, व्याकरण, संस्कृत। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। आपका अगला प्रश्न, भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? बोलकर अपने विचारों को प्रकट जब करते हैं उसे क्या लिखित, सांकेतिक, शुद्ध, मौखिक भाषा कहते हैं? आपका सही आंसर है मौखिक भाषा। सही आंसर है आपका मौखिक भाषा। जब अपने बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, लिखकर विचारों को प्रकट करने वाला भाषा कौन सा? तो लिखकर विचारों को प्रकट करने वाला भाषा का प्रकार कौन सा है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, अशुद्ध। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिखकर। लिखकर विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम होता है वह भाषा का प्रकार है लिखित। अगला प्रश्न, संकेत के माध्यम से भाव प्रकट करने को भाषा के किस प्रकार में शामिल किया गया है? संकेत के माध्यम से जो भाव प्रकट करने को भाषा के किस प्रकार में शामिल किया गया है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, आदर्श। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक। ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, सड़क पर लगे यातायात चिन्ह किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, आदर्श भाषा। जो जब संकेत का प्रयोग करता हो तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न, भाषा के रूप का प्रयोग किस पत्र भाषा के किस रूप का प्रयोग किसी पत्र, निबंध, कहानी में किया जाता है? तो भाषा के रूप में जो किसी पत्र, निबंध या कहानी में किया जाता है, जब उसमें लिखा ही जाता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लिखित भाषा। ऑप्शन नंबर डी, लिखित भाषा। ऑप्शन नंबर डी है लिखित भाषा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहा जाता है? हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
जो हिंदी भाषा को जो जन्म हुआ है वह संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत का कालखंड क्या है? वैदिक संस्कृत का कालखंड क्या है? 500 से 100, 1000 से 500 ईस्वी तक, 1500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से 500 ईस्वी तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जो वैदिक संस्कृत का जो है वह 1000 से, ऑप्शन है 500 से 100, 1000 से 500, 1500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से 500 ईस्वी 1500 ईस्वी तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 1000, 1500 से 1000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत का कालखंड क्या है? लौकिक संस्कृत का कालखंड क्या है? 1500 से 1000 वर्ष, 1000 ईस्वी तक, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 से 100 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पाली भाषा का कालखंड क्या है? पाली भाषा का कालखंड क्या है? एक 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से एक ईस्वी तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तो पाली के बाद कौन सी भाषा विकसित हुई? पाली के बाद जो है कौन सी भाषा विकसित हुई? संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पुरानी हिंदी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा आया था। आपका सही सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा का कालखंड क्या है? प्राकृत भाषा कालखंड क्या है? 100 ईस्वी से 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 पूर्व से 100 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हुआ था। अगला अगला प्रश्न, तो प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई जिसे हिंदी की कड़ी में अगला चरण माना जाता है? जो है प्रकृति के बाद कौन सी भाषा आई थी? तो क्या पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, पाली, वैदिक। आपका सही आंसर है प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई थी, ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का कालखंड क्या है? अपभ्रंश का कालखंड क्या है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व पूर्व तक, 100 से 500 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का जो कालखंड है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 500 से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का कालखंड क्या है? 500 से 1000 ईस्वी तक, 1500 से 1800 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक, 1800 से वर्तमान तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 1000 से 1500 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन हिंदी का कालखंड क्या है? 1500 से 1800 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, 1800 से वर्तमान तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का कालखंड क्या है? 500 से 1000 ईस्वी तक, 1500 से 1800 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक, 1800 से वर्तमान तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1500, 1000 से 1500 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, मध्यकालीन हिंदी का कालखंड क्या है? मध्यकालीन हिंदी का कालखंड क्या है? 1500 से 1800 ईस्वी तक, 1000 से 1500 ईस्वी तक, 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, 1800 से वर्तमान तक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 1800 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
आधुनिक हिंदी का कालखंड कब माना जाता है? आधुनिक हिंदी का कालखंड कब माना जाता है? 1500, 1800, 1900, 1949। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1800 ईस्वी से। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1947, 26 जनवरी 1950, 14 जनवरी 1949, 14 सितंबर 1949। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, सही प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तुलसीदास, सरहपाद, कबीरदास, सूरदास। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरहपाद। सरहपाद जो हिंदी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भाषा को लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, छंद, लिपि। जो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। आप सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपि। अगला प्रश्न, सभी भाषाओं में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों को क्या कहा जाता है? सभी भाषाओं में जो विशेष चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? ध्वनि, अक्षर, लिपि, वर्ण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, रोमन, फारसी। हिंदी भाषा जो लिपि है वह देवनागरी है। ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का जन्म किस भाषा से हुआ? देवनागरी लिपि का जन्म किस भाषा से हुआ है? रोमन, ब्राह्मी, फारसी, गुरुमुखी। हिंदी भाषा की जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि से उसका जन्म हुआ है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जा सकती? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? मराठी की देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है, संस्कृत की देवनागरी लिपि है, यहाँ उर्दू है। उर्दू जो है वह फारसी भाषा में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो उर्दू है फारसी में है, यहाँ नहीं है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, फारसी, ब्राह्मी, देवनागरी। जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है ऑप्शन नंबर ए, रोमन। अगला प्रश्न, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी। जो उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा की जो लिपि है वह फारसी है, ऑप्शन नंबर, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। अगला प्रश्न, मराठी, नेपाली, गुजराती भाषाओं की लिपि क्या है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी जो है। तो मराठी, नेपाली, गुजराती भाषाओं की जो लिपि है वह देवनागरी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। अगला प्रश्न, हिंदी, संस्कृत, मराठी जैसी भाषाओं के लिए कौन सी लिपि सामान्य है? तो हिंदी, संस्कृत, मराठी के लिए वह देवनागरी लिपि सामान्य है, ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्र हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है? कौन सा शास्त्र हमें शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है? व्याकरण, भाषा, लिपि, साहित्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिपि। लिपि हमें शुद्ध शुद्ध भाषा को लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है। नहीं, कौन सा शास्त्र हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है? व्याकरण, भाषा, लिपि, साहित्य। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है। अगला प्रश्न, व्याकरण की भाषा के अनुसार यह किसका शास्त्र है? वाक्य का, ध्वनि का, शब्द का, भाव का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। अगला प्रश्न, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल लिखने का तरीका समझना, भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराना,
केवल विचारों को प्रकट करना, भाषा का इतिहास बनाना व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भाषा को शुद्ध रूप से ज्ञान कराना। अगला, व्याकरण का एक भाग व्याकरण का एक भाग वर्ण विचार किससे संबंधित? वर्ण विचार जो है वह वर्णों के शुद्ध उच्चारण और आकार आकार एवं प्रयोग से संबंधित है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, आकार और प्रयोग। अगला प्रश्न, व्याकरण के भागों में शब्द विचार के बाद अगला भाग कौन सा आता है? शब्द विचार के बाद वर्ण विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, वाक्य विचार। जो शब्द के बाद आता है वो वाक्य विचार आता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चिन्ह विचार व्याकरण के किस भाग से संबंधित है? चिन्ह विचार व्याकरण के किस भाग से संबंधित है? वर्ण, शब्द, विचारण, चिन्ह, वाक्य। तो चिन्ह विचार व्याकरण के किस भाग से संबंधित है? या विराम चिन्ह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विराम चिन्ह। अगला प्रश्न, व्याकरण के 5 भागों में से कौन सा भाग कविताओं के लय और गति से संबंधित है? वाक्य विचार, छंद विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छंद विचार से संबंधित है। छंद विचार से संबंधित। अगला प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को, भाषा के लेखक को, लिपि के विशेषज्ञ को, कविता के कवि को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण के ज्ञाता को। अगला प्रश्न, हिंदी की विकास यात्रा संस्कृत के किस रूप में प्रारंभ हुई थी? जो हिंदी की जो विकास हुई है संस्कृत के किस रूप में प्रारंभ हुई है? लौकिक भाषा, पाली भाषा। तो पाली है, अपभ्रंश है, वैदिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैदिक से जो हिंदी का जो विकास हुआ है, जो प्रारंभिक दौर था वो वैदिक संस्कृत से हुआ है। अगला प्रश्न, पाली और प्राकृत को कौन सी भाषा कहा जाता है? पाली और प्राकृत को कौन सी भाषा कहा जाता है? पुरानी भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, नई भारतीय आर्य भाषा। सही आंसर है जो है पाली और प्राकृत को जो सही भाषा है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी जो है किस भाषा के बाद विकसित हुई? जो पुरानी हिंदी किस भाषा के बाद विकसित हुई है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, मध्यकालीन हिंदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, दिए गए सिंधु जो शब्द है किस भाषा से हिंदू शब्द में बदला गया है? जो दिए गए सिंधु शब्द जो है किस भाषा से हिंदू शब्द में बदला गया? यूनानी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा से बदला गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिंदी के विकास क्रम में पाली से ठीक पहले की भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक, लौकिक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लौकिक। अगला प्रश्न, व्याकरण व्याकरण का वह भाग वर्ण विचार किस क्रम पर आता है? व्याकरण का वह भाग जिसमें वर्ण विचार जो किस क्रम पर आता है? तो पहले क्रम पर आता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर